करते हुए पहली पहली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। और ये आपको मैंने एक पहले की तहत सारी चीज़ मैंने लास्ट क्वेश्चन आंसर भी करवाया है, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। और इसके तथ्य भी करेंगे क्योंकि हम पीटी मेंस और सभी चीज़ को हम लेके चल रहे हैं, इसके क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे और एक एक आराम से इसको करेंगे, थोड़ा टाइम लेकर करेंगे और इजी वे में करेंगे। दोबारा होगा रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगा तो रिवीजन भी करवाएंगे। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और क्योंकि उनको मिला था, क्या मिला था, प्रथम पुरस्कार जीता था। और ये क्या है, पहली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तर में उत्तर में प्रतियोगिता यानी कि क्विज कॉन्टेस्ट में उनको प्रथम पुरस्कार मिला। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे। उन्होंने प्राप्त की हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। अब बूझो जो क्या उन्होंने डिसाइड किया, क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 6 लेवल हो या किसी लेवल का। और ये जितने भी, हालांकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे टर्म है जिसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे या फिर आपको इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं आपको समझने में, क्योंकि टीचर्स आपको एट द एंड कोशिश करते हैं वो इंग्लिश में बताने के लिए। तो आप निश्चिंत रहे, हिंदी या इंग्लिश ज़्यादातर 80% कवर हम हिंदी मीडियम में करेंगे। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता को देखते उलझन में फंस गए। और ये चित्र 3.1 में देख सकते हैं। कपड़े की दुकान में पहुंचने के बाद इतनी सारी विविधता देख करके ये फंस गए। बच्चे 6 क्लास के हैं। उसी के अनुसार दुकानदार ने उनसे ये समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र की सूती तो कुछ संलिष्ट यानी कृत्रिम है, यानी उसके पास ऊनी मफलर है या शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहली और बूझो, जो है पहली और बूझो है, एक बच्चा एक लड़का लड़की समझ सकते हैं, अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन्हें इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। क्या चीज़ खरीदा उसने, तो एक मफलर, ऊन का बना हुआ मफलर, जो कि ठंड के टाइम में अभी, एक सूती का साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और भुजो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर और कंबल, पर्दे, मेज पोस, तौलिया और झाड़ना यानी डस्टर आदि के विभिन्न यानी सभी के भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने, यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हुए। उन्होंने इन सभी वस्त्रों का पहचान सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में किया। देखिए 6 क्लास का कितना बेहतरीन ढंग से बता रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो आप कोशिश कीजिए आसपास की जो घटनाएं घट रही है या फिर कोई बच्चा है 6 क्लास का, उसको किस तरह से आप समझा सकते हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये स्टोरी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो लगता है कि हाँ उसको नोट डाउन करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, इसी से बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री का भी स्टार्ट करवा दिया है, तो उसको भी आप कंटिन्यू कीजिएगा। हिस्ट्री इस तरह से मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करवाया है, उसको टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट करेंगे। फिर पॉलिटी हम स्टार्ट करेंगे, फिर इस तरह से इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका भी क्वेश्चन हम करेंगे। इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, तो सारे हम NCERT पूरा हम कवर करेंगे। 6 से लेकर के 12 तक जैसा मैंने वादा किया है पूरा हम कंप्लीट करेंगे, बशर्ते कि आप लोग प्यार जताते रहिएगा और लाइक करके शेयर करके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग को, जितने लोग को नीडेड है, जरूरत है, खासकर हिंदी मीडियम वाले के लिए। तो वस्त्रों की पहचान मिली उनको, ये सारे वस्त्र आप लोग को भी पहचान मिल गई होगी। सूती हो गया, ऊनी हो गया, रेशमी हो, संश्लिष्ट है, कृत्रिम यानी से कुछ संश्लिष्ट जिसको कहते हैं, यानी ये आर्टिफिशियल हो गया, कृत्रिम हो गया। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ पहचान सकते हैं? आप तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्रियाकलाप, यानी कि यहाँ पर आप वस्त्रों में विविधता क्या है इसके बारे में जानते हैं। अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान पर का भ्रमण कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कल के डेट में या आने वाले टाइम में कभी भी आप मार्केट जाते हैं तो देख सकते हैं। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन जो होता है, जिसमें एकत्रित होता है, एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछ करके कुछ कपड़ों को बड़ सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेवल लगाने का प्रयास कीजिए। उसे आप क्योंकि वो कतरन जो है बाद में एट द एंड फेंकी जाती है या फिर कभी कभी वो कतरन दर्जी यूज करते हैं, तो उनसे आप पूछने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो उससे आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा। 6 क्लास के बच्चों को मद्देनजर है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग
ऑलरेडी पता होगा। क्या आप ये जानते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो ये एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। इससे अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? और 3.2 में यह देख सकते हैं, ये कतरे का एक पार्ट है, यानी एक पार्ट से पता चल जाता है ये सूती के कतरनियाँ है या ऊन का है या कृत्रिम है, संश्लेषित है, ये सारे रेशम का है। इससे आइडिया लग जाएगा। जिस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, चावल के दाने, यानी चावल जब बनता है, चावल आपको बनाने के लिए जब देते हैं कुकर में या फिर आप कहीं पर, तो उसको चावल के एक दाने से पता चल जाता है चावल पका है कि नहीं। हालांकि अब तो कुकर आ गया है, यानी कि इन द सेंस प्रेशर कुकर में आपको खोल के नहीं देखते हैं। पहले के टाइम में लोगों ने देखा जब हांडी पर लोग चावल देते थे, एक दाना निकाल करके आपके देखे होंगे दादी या फिर मम्मी, उसको एक दाना से पता चल जाता था कि चावल कैसा है। तो इसी अनुसार आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ एक कतरन से, कपड़े के एक टुकड़े से पता चल जाएगा ये सूती है, रेशम है, या फिर या ऊन का है, या फिर कृत्रिम है। सूती वस्त्र का यही क्रियाकलाप दूसरा देखते हैं। सूती वस्त्र का वही टुकड़ा चुनिए कि जिस पर से आपने क्रियाकलाप 1 में लिया है, लेवल के इसके एक सिरे पर कोई भी ढीला धागा या धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। उसमें देखते होंगे एक नीचे से ढाला धागा सूती में देखने जल्दी निकल जाता है। तो यदि कोई ढीला धागा, जैसे इस तरह से एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये ऊन, क्योंकि ये ऊन से बना होता है ये सारी चीज़ें, तो धागा ना दिखाए दे, पिन या सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे से बाहर खींचने की कोशिश कीजिए। कई बार होता है हाथ से निकल जाती है, अगर नहीं निकलती है तो वो सुई या पिन से आप निकालने की कोशिश। आप पिन कहाँ मिलेगा? तो कई लोग होते हैं माता बहनें, उसका पिन सर पर ही यूज करते हैं, और कई जगह उसका डेली यूज होता है, तो वो आराम से वो कर सकते हैं। या फिर अपने घर में पूछने की कोशिश कीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगा। हम ये देखते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने के पर वस्त्र बना होता है। एक तरह व्यवस्थित करने पड़े, ये धागे किससे बनते हैं? इस तरह से हम ये देखते हैं कि यानी धागों के एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनना होता है। इन सभी को एक जगह व्यवस्थित, अगर ये इन धागों को खोलेंगे तो एक रेशम की एक धागे से निकलेगा, या फिर ऊन की धागों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसी को एकत्रित करेंगे तो हमें एक कपड़े के यानी वस्त्र प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 3 में देखेंगे तंतु। अब इसी के बारे में जानेंगे तंतु क्या है। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। कोई धागा आपको बाहर निकालिए, तागे के टुकड़े से मेज पर रखे, और इस जो आपका ये दे सकते हैं, ये तागे उसको मेज पर रखे, और इसके टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए, और तागे के दूसरे सिरे की उसकी लंबाई का अनुदिश 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। आप इसको दर करके देख सकते हैं, ये इसको नाखून से खरोचने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या आप इस सिरे से ये देख सकते हैं कि आपका तागा जो पतली लड़ियों में विखंडित हो जाते हैं। इसको जब आप करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से आपका विखंडित हो जाएगा, ये आपका पतली लड़ियों में विखंडित होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुई में धागे को पिरोएंगे और आपको डालने का प्रयास करते हैं, तो समय भी अपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। और कई लोगों पर देखा भी होगा, परीक्षण नहीं किए होंगे। कई बार आपके धागे या तागे जो होगा का एक सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर आपके धागे या तागे जिसको कहते हैं, इसमें हालांकि हम लोग धागे का यूज करते हैं, जो बोलते हैं धागे या फिर इसको तागे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझने के लिए है। आप जो धागे जो होता है इसको आपका सुई के नाके से गुजारने का कठिन परिश्रम होता है। आप जब इस धागे को कोशिश कीजिएगा सुई में घुसाने के लिए, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो अधिक पतली लड़ियों को से मिला करके एक तंतु बनी थी, इन्हीं को कहते हैं, इन अधिक जो अब इसको मिला करके जो एक बनता है लड़ी, इसी को कहते हैं आपका तनु। किसको तंतु कहते हैं? सॉरी, तंतु कहते हैं। आपके धागे की यानी तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर के बनी होती है, इन्हें तंतु कहते हैं। जैसे परमाणु आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, परमाणु होता है अणु का गुण होता है, सबसे छोटे कण को हम अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसी तरह से यानी उसमें भी इसको भी और भी बाइफरकेट करेंगे तो इसकी लड़ियों से भी कई और लड़ी निकल के आएगी, और इससे भी एक छोटा लड़ी पकड़ेंगे तो इसके बाद भी इसको और भी हम खरोचेंगे, इसमें और खरोचने की कोशिश करेंगे तो इससे और लड़ी निकलेंगे, फिर इसके भाग को भी निकाल के करेंगे तो इस सभी को जो इकट्ठित होता है उसको हम तंतु कहते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी, एक तो धागे क्या होता है, वस्त्रों में विविधता क्या होती है, और दूसरा अभी तंतु के बारे में हम जाने। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वस्त्र या धागों में, या देखिए मैंने बताया था धागा
कहें या तागो कहें, दोनों में सेम ही, धागे भी आप बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। धागों से मिल करके हम लोग जो आप लोग नॉर्थ इंडिया में या जो भी है ये सारे धागों का यूज करते हैं, तो हम धागे ही बोलेंगे। इसमें तागे लिखा हो या धागो, दोनों में से कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। से मिलकर बने होते हैं वस्त्र जो होते हैं, यानी धागों से मिलकर बने होते हैं, तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर के बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? अब क्वेश्चन आता है कि ये तंतु कहाँ से बनते हैं, तो बच्चे 6 क्लास का लेवल का है या फिर आपको ये इसलिए बेसिक लेवल का स्टार्ट किया है ताकि 6 से हम 7th में जाएंगे और फिर 8 में जाएंगे, फिर 9th क्लास में जाएंगे, फिर 10th, फिर 11th। तो इस तरह से सिलसिलेवार आपका जब जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आपने 0 लेवल पर कहीं भी पढ़ाई नहीं किया, कोई SST वाले होते हैं, कोई BCom वाले होते हैं या BA वाले होते हैं, तो वो लोग को भी इनमें कोई परेशानी नहीं होगा। लेवल हम अचानक बढ़ाएंगे तो दिक्कतें होंगी। अब MCQ लगाने का समय चला गया है। प्रैक्टिस सेट से सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होने वाले सिलेक्शन। लेवल बिहार SSC का हो या फिर बिहार टीचर्स का हो या BPSC किसी एग्जामिनेशन का हो, लेवल थोड़ा अब अंदर चला गया है, यानी कि आपको NCERT के एक लाइन पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट आपका हो गया, रेशमी हो गया, ऊनी के तंतु हो गए। तंतु मैंने बता दिया, तंतु जब भी आए तो आप समझ गए होंगे कि छोटी छोटी लड़ियों का जो सबसे भाग होता है उससे बना हुआ जो पात्र होता है उसी को हम तंतु कहते हैं। तो एक एक वर्ड समझने की कोशिश कीजिएगा। तत्वा पादपों का होता है, यानी अथवा जंतुओं से प्राप्त होता है, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अब मैं बताता हूँ फिर से, इसका क्वेश्चन भी आता है, लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे प्राकृतिक तंतु किसको कहेंगे। ये सिंपल से एक बातों से चल रहा है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, कुछ नेचर का दिया होगा, तो ये ओबियसली जंतु का हो सकता है या फिर आपका पादप से होगा। तो कुछ वस्त्र जैसे कि सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादप या जंतु से प्राप्त होता है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से बताया है पादप क्या होता है, जंतु क्या होता है, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है, शाकाहारी, मांसाहारी, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब किया। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा 1.5 के स्पीड से या 1.75 के स्पीड से, जैसे आप सूटेबल हो आप उसमें आप देख सकते हैं। रुई, जूट जो होता है पर्सन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण है। अब ये क्वेश्चन आता है आप लोग के कई जगह के क्वेश्चन ये तरह से पूछे जाएंगे कि बताइए ये किस तरह के उदाहरण है, रुई और जूट किस तरह के एग्जाम्पल है। तो ये आपके पादपों, पर्सन जो होता है पादपों से, यानी कि पादप यानी पेड़ पौधे, सिंपल भाषा में कहें पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले ये सारी चीज़ें हैं। और इसके उदाहरण है, किसके उदाहरण? तो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं वो रुई हैं और जूट होते हैं। आप लोगों ने रुई का वृक्ष देखा होगा या फिर रुई से वृक्षों से निकलने वाले जो रुई होते हैं उनका आपने एग्जाम्पल देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और जो है ऊन जो होता है, ऊन जो प्राप्त होता है और रेशम के जो होते हैं ये जंतु से प्राप्त होते हैं। जंतु यानी कि जो कोई जानवर होगा, कोई भेड़ होगा, बकरी होगा, इन सभी चीज़ों से ये प्राप्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊन भेड़ और बकरी की कर्तित से बनी होती है, यानी उसके जो होते हैं रोए होते हैं, उसको रोए को काटने के बाद जो कर्तियाँ बनती है, यानी जो रेशम बनते हैं, उसी से भेड़ मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एक एक चीज़ में एक्सप्लेनेशन करूँगा, एक एक लाइन, और 2 से 3 बार बोलूँगा ताकि यहीं पर दिमाग में छप जाए और एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीज़। आपने देखा होगा ये ज़्यादातर भेड़ बकरी जो पाई जाती है और इस तरह के जो ये लोग हैं सर्दी वाले प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं। इसे खरगोश, याक एवं ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। देखते होंगे खरगोश जो होता है रैबिट, आप लोग का रैबिट के भी बाल वाइट सा और अलग अलग होता है, डिफरेंट, तो उसके भी जो रोए होते हैं, बालें होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उससे भी प्राप्त किया जाता है। याक हो गया, ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी जो होते हैं तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। कहाँ से? तो इसके आप याद रखिएगा, रेशम की जो तंतु होता है रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। अब हजारों, क्योंकि अभी हम लोग 2024 में हैं, तो इससे पहले हजारों और कई वर्षों से लोग यहाँ पर मनुष्य हैं, तो इसका जो खोज जो हुआ हजारों वर्षों तक वस्त्र का निर्माण प्राकृतिक ही रहा, नेचुरल ही रहा है। लोग पिछले लगभग 100 वर्षों से आप लोगों ने विकास जो देखा है, ये डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, यानी जो
देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा जो विकास पिछले 20 से 25 सालों में जो देखने को मिला है, जो आने वाले यानी पिछले 100-200 साल, हज़ारों सालों में भी नहीं देखने को मिला। तो पिछले 100 सालों में ऐसे रासायनिक पदार्थ हो जिनका स्रोत पादप और जंतु नहीं है, और नहीं थे पहले, इन 100 सालों में देखने को मिला है। इससे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इसे संश्लेषित तंतु कहते हैं। अब इसके कई बार 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो संश्लिष्ट तंतु जिसको कृत्रिम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल तंतु जिसको कहेंगे, तो इसको कहेंगे ये आपको पिछले 100 सालों से, वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों यानी केमिकल का यूज करके जिसका स्रोत पादप एवं जंतु नहीं है। क्या नहीं है? पादप और जंतु नहीं है। ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इसे संश्लेषित तंतु कहते हैं। जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एकीकृत आपका संश्लेषित तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो याद रहेगा आपको, आई होप सो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बूझो है, अब उसको जानने का अभी ये स्विचर बना है, किस तरह से इसके मन में क्वेश्चन आ रहा है कुछ, तो क्वेश्चन आपके भी मन में आ सकता है। बूझो ने यहाँ देखा कि दिखाए गए कुछ वस्त्रों को संग्रहालय में देखा कि उन्हें योद्धा पहनते थे। इस तरह से योद्धा देखे होंगे आप, मूवी में भी देखने की कोशिश किए होंगे। वो यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बना होता है। कई बार ये तंतु से बने होते हैं, कई बार ये स्टील का बना होता है, या फिर वाटर आपका बुलेट प्रूफ होता है। तो ये ऑब्वियसली कुछ न कुछ मेटल का भी बना होता है। तो ये बूझो एक बच्चे इस तरह से ये इनके दिमाग में क्वेश्चन है। आप भी कॉमेंट बॉक्स में बताइए इस तरह से किस तरह का ये वस्त्र होता है जो युद्ध में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब जानते हैं 3.3 में कुछ पादप तंतु। रुई जो आपने देखा, ये देख सकते हैं कपास ओटम के द्वारा ये सारी चीज़ बनाए जा रहे हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए जो बत्तियां बनाई गई है, इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों में और तकियों में भी किया जाता है। ये रुई आपको जो आप लोग यूज करते हैं। कुछ रुई जो लीजिए, इसे खींच करके पृथक कीजिए और इसके किनारों पर ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पत्तियां, पतली लड़ियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कपास तंतुओं से बनी है। कपास जो है तंतुओं से बनी होती है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये क्वेश्चन आप पूछ भी सकते हैं कि एक जो है रुई किस मिट्टी में बनती है? तो काली मृदा में आपको प्राप्त होता है। मृदा जो होती है काली होती है, यानी काली मिट्टी में कपास। कोसे कपास याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने कंपटीशन के लिए बताया था। कोसे कपास और ये कोसे काली मिट्टी में पाई जाती है। कोसे काली मिट्टी, ठीक है। को आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये आपको कहाँ पर पाई जाती है? और एक तो जलवायु क्या होनी चाहिए? उष्ण होनी चाहिए, उष्ण आपको होना चाहिए, और साथ ही साथ काली मिट्टी में ये आती है। और ये किस राज्य में कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो कर्नाटका के आसपास में इधर आपको देखने को मिलता है, कपास ज़्यादा होती है। क्या आपने ऐसे कुछ राज्यों का नाम बता सकते हैं? देखिए आपका राज्यों के नाम के रिलेटेड भी क्वेश्चन आना शुरू हो गया। जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास के पादप यानी फल कपास गोलक के रूप में लगभग नींबू की माप के होता है। नींबू आपने आपके हाथों में देखा होगा। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूट करके खुल जाते हैं और ये कपास तंतु में ढके बिनौले होते हैं, यानी कपास बीज के रूप में होते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से खुल करके जब निकलेगा तो एक बीज की तरह निकलेगा, को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुनने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के लिए परिफुल्लित रोबों से इतना श्वेत हो जाता है जिसे हम हिम से ढके हुए, यानी कि हिम यानी इन द सेंस के पूरे बर्फ से ढके हुए लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ क्या लग रहा है आपको कि बर्फ पड़ा हुआ? नहीं, यहाँ पर आपको कपास की खेती का ये है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सारे रुई का पार्ट है। ये जब प्रफुल्लित होते हैं, ये अंकुरित होकर के जो बीज से निकलते हैं, तो ये पार्ट है यहाँ पर जो प्रफुल्लित रंगों का होता है। आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं जूट के बारे में, पटसन के बारे में। मैंने पूरे अच्छे से बताया कि कपास काली मिट्टी में होती है, किस कहाँ पर होती है, और अच्छे से आप लोग को याद हो गया होगा। नहीं होता तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एक पेज पर डायरी पर नोट करते चले जाइएगा, और साथ ही साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते जाइएगा। वहाँ पर आप शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, एक दूसरे का हेल्प भी कर सकते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप
3.8 में आप देख सकते हैं 3% पादप इस तरह से होता है। और पटसन के ये तुलसी का नहीं पत्ता है, पटसन है, ठीक है, कि तने से प्राप्त होता है। पादप भारत में इसकी खेती जो होता है वर्षा ऋतु में की जाती है। कहाँ पर कब की जाती है? तो विंटर्स आपका नहीं, आपका वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। कहाँ पर? तो आपके प्यारा अपना बिहार और असम और पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं। सामान्यतः पटसन पादप जो होता है फसल के पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों के कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। इस तरह से इन लोगों क्या करते हैं, इसको उखाड़ करके जल में डाल देते हैं। तो क्योंकि इनका जो है जल आपका है डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, तने जो है इनका, क्योंकि ये तने जो होते हैं इनका कोई यूज ही नहीं, तो ये तने जो है आपका गल जाते हैं पटसन तंतु तरीके से। उसके बाद गल जाने के बाद उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों को द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों से में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? अब ये क्वेश्चन आता है, ऐसा कैसे किया जाता है? तो आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं रुई से धागा बनाया गया। रुई को जो हम संग्रहित करके एक लंबा खींचेंगे तो इस तरह से एक धागा बन करके तैयार हुआ। अब ये देख सकते हैं चरखा जो गांधी जी यूज किए हैं। अब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सूती धागे की कताई। अब इसकी कताई किस तरह से गया? सूती धागे को रख करके लगातार हम इसको चलाते रहेंगे तो ये धागे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उस धागे से हम खेल भी सकते हैं और बना भी सकते हैं कुछ भी। एक हाथ में रुई पकड़िए। अब ये आप स्वयं ही सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ये क्रियाकलाप घर पर बैठे कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, खाली बैठे हैं, तो ये काम कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में कुछ रुई की चुटकी भरिए। इस तरह से आप देख सकते हैं ये तर्जनी के बीच में चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए और रेशों की लगातार ऐंठने भी रहिए। आप इस तरह से कभी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ देख सकते, चुटकी दे करके यहाँ पर बीच में रखे हुए और इसको बार बार घुमाते जाइए तो ये आपका तैयार हो जाएगा रेशे के रूप में। और रेशों की लगातार ऐंठने पर यानी कि घुमाते जिसको कहते हैं, आप धागा बन जाएगा, बना सकते हैं। रेशों से धागा, आपका धागा यानी तागा जिसको लिखा हुआ, मैंने बताया धागा ही बोलूँगा मैं। धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इन सारे रेशों से जो बनाई जाती है और इसी को हम कताई कहते हैं। अगर एक एक वर्ड को ध्यान दीजिएगा, कताई किसको कहते हैं, आने वाले टाइम में चैप्टर में हम इसका यूज करेंगे तो आप समझिएगा। रेशों से जो धागे बनते हैं वो बनाने की प्रक्रिया को ही कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पूंज से रेशों को खींच करके ऐंठते हैं और ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास में आ जाते हैं और धागा बन जाता है। ठीक है। कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तकु का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। हाथ से प्रचारित कताई में प्रयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता मैंने बताया था महात्मा गांधी का उपयोग हुआ। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने हम लोगों को हाथ कतले तांगों से यानी धागों से बने वस्त्रों को यानी खादी के पहनने और बेटे इनकी मीलों के से बने यातित यानी कपड़ों जो कृत्रिम होता था कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और अभी देख सकते हैं जितने भी ब्रांडेड होता है, लीवर हो गया, कई ऐसे लिवरपूल हो गया या फिर लिवाइस का हो गया, इस तरह के जो भी है यहाँ से हमारे जाते हैं ये वस्त्र जो जाते हैं लास्ट में वहाँ पर सिर्फ टैग लग करके आती है और ये लिवाइस के हम लोग जो कपड़े पहनते हैं जो कि और यहीं का बना होता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ टैग लगने के बाद वो ब्रांडेड हो जाता है और उसी का कॉस्ट हम 5,000 10,000 रुपया एक जीन्स का, एक शर्ट का, एक टी शर्ट का एक देते हैं हम लोग, जो कि गलत है। अपने घर का बना हुआ अगर आप इंडिया का पहनेंगे तो उसका अलग ही महत्व है। आगे बढ़ते हैं। कपड़ों का बहिष्कार किया था और करने के लिए अपनी यानी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। और इससे रिलेटेड देख सकते हैं पीटी और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको कोट कर सकते हैं आप। महात्मा गांधी जो है कोटेशन में आपको यूज कर सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भी चरखा का उपयोग किया था और कतली है आपका कताई है। उसके बाद फिर 1956 में एक भारत सरकार ने भी इस पर किया था संगठन का निर्माण किया जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहते हैं।
बृहद पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात लोग धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। धागे से वस्त्र यानी तागे से वस्त्र क्या होता है। अब इससे वस्त्र बनाने की प्रक्रिया हम जानने की कोशिश करेंगे, फिर बुनाई हम समझेंगे। और ये दे सकते हैं, ये बुनाई हो गया, कागज़ की पट्टियों से बुनाई हो गया। फिर आगे हम थोड़ा ओवरलैप देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा चैप्टर है, शॉर्ट है, इसको कंप्लीट करते हैं तेज़ी से। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इनमें से दो प्रमुख विधियां आपको बुनाई और बंधाई है। एक तो बुनाई से कर सकते हैं, एक बंधाई। तो बुनाई क्या होता है, क्रियाकलाप 2 में देखेंगे आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्रों में धागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है उसे मिलाकर के बनाते हैं। धागों के दो सेटों में आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई यानी वीविंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। अब क्रियाकलाप 5 जो है आपको बताएगा बंधाई के बारे में। भिन्न रंगों के दो कागज की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई यानी पूरी तरह से ये आपको बनाएगा आयत करेंगे यानी रेक्टेंगल के फॉर्मेट में। वर्गाकार होगा जिसको मैंने वर्ग के आकार का होगा। अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए। अब इसको आधा मोड़ना है, इस तरह से मोड़ना है आधा, और एक सीट को 3.1 इस तरह से देख सकते हैं 1 2 ए, इस तरह से आधा इसको मोड़ करके किया गया 1 2 ए के फॉर्म में दिशानुसार आपका दिखाए अनुसार खींचिए और दूसरी सीट पर आपका बी में दिखाए अनुसार खींचिए। इस तरह से आपने खींचा और उसके बाद इस तरह से करने की कोशिश कीजिएगा और फिर दोनों सीटों में खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर सीटों के मोड़ों को खोल करके इन्हें फैला दीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक करके दूसरी कट को काट दीजिए। इस तरह से आप बनाएंगे तो इस तरह से एक बन करके तैयार हो जाएगा। और नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। चित्र आपको दिखाए गए अनुसार बुनिए। इस तरह से आप बुनाई जिसको नहीं आता है, लोगों ने अपने घर में देखा होगा, इसका भी स्वेटर बुनाई में होता है यूज और कपड़े के भी बुनाई में यूज होता है। तो ये हैंडमेड है यानी हाथों से बना हुआ बुनाई है। इसकी प्रक्रिया भी बताई गई है एनसीईआरटी में, इतनी बढ़िया है। अगर आपने पढ़ा है तो आप घर प्रैक्टिस कर सकते हैं, खाली बैठे आप रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं, ये हथकरघा है। इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे नो डाउट्स। फिर कल हम क्वेश्चन करेंगे, इसका एमसीक्यू करेंगे, फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर पर हम कंप्लीट करेंगे वस्तुओं से समूह। अपने जैसे मैंने वादा किया पूरा एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ के हम आपको बताएंगे और समझाएंगे भी साथ ही साथ, ताकि आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और इसका इंपॉर्टेंस कितना है हमें बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपका इस सी में बनाए अनुसार इसको बुनाई करते हैं और डी में आपको जो बताया गया है आपको, और ये दे सकते हैं आपका ABCD ये आपका जो प्रक्रिया है। और पट्टियों के बुनने के पश्चात जो नमूना दिखाया गया है, इस ढंग से धागों के दो सेट को बुन करके वस्त्र बुने जाते हैं। धागों के वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों के पर की जाती है। आपको दे सकते हैं आपको करघों के रूप में, इसको करघों के रूप में, करघे या हस्त प्रचलित होते हैं और विद्युत प्रचलित होते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इसका यूज हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डालेंगे तो तेज प्रक्रिया का चालू होगा और एक दिन में ज़्यादा हम वस्त्र बना पाएंगे। एक विशेष प्रकार की बुनाई जो होता है, क्या कभी आपने ये ध्यान देखा होगा, खासकर ये जब देखेंगे लुधियाना के साइड जाएंगे यानी कि पंजाब के साइड, तो इस तरह के कई मशीन से इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होते हैं जिसके हथकरघा का यूज होता है और वहाँ पर वस्त्र काफ़ी प्रचुर मात्रा में बनती है। तो कभी टाइम मिलेगा तो आप जाकर के दे सकते हैं। घंटाघर के पास में इस तरह की कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। क्या आपने कभी आपने ये देखा कि स्वेटर किस प्रकार के बुने जाते हैं। इसकी बुनाई जो होता है जिसको निटिंग कहते हैं इंग्लिश में, निटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को में बनाने में किया जाता है। फिर से बताते हैं, स्वेटर जो होता है किस प्रकार के बुने जाते हैं। इसकी बुनाई जो होता है निटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये जो बन के तैयार हो रहा है एक टुकड़ा बन के तैयार हो रहा है यानी एक साइडेड, ये नहीं कि दोनों साइडेड बन करके एक ही साथ तैयार होगा। फिर उसको ऐड ऑन किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींच करके देखा है? क्या आप ये ऐसा कर सकते हैं? तब क्या होता है, एक धागा लगातार खींचता चला जाता है और वस्त्र उगड़ता चला जाता है। मोजे और उसी अन्य पहने वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कभी एक धागा किसी जिसको कहते हैं ना धागा निकल जाना या फिर उघड़ जाना, तो इस तरह से एक धागा जब निकलेगा तो पूरे स्वेटर का भागे निकल के आपके बाहर हाथ में आ जाते हैं।
इसको कहते हैं। इस प्रकार की बुनाई और मशीनों से द्वारा भी की जा सकती है। दोनों वस्त्रों की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने के लिए विविध वस्तुओं को जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देख सकते हैं, पहेली के बारे में जानते हैं। यह जानती है कि क्या आपने नारियल के बारी खोल के तंतुओं से बने हुए किसी वस्त्र को देखा है? इस तरह के तंतु का सामान्यतः किस प्रकार कार्यों में प्रयोग होता है? तो आपने नारियल से बने हुए कई ऐसे देखे होंगे रेशा, खास के लिए जो हम लोग यूज करते हैं खाट के रूप में, जो गाँव देहात में यूज होते हैं, तो वो नारियल के रेशों से बना होता है। या इसका जवाब और भी कई चीज़ें हो सकती है, आप उसका एग्जाम्पल बता सकते हैं। सॉरी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वस्त्र सामग्री का इतिहास के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि इस प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता था, क्या करते थे? अब क्योंकि अभी हम प्रेजेंट में हैं तो पास्ट भी जानना आपका अधिकार बनता है। पर पास्ट में क्या हुआ था, लोग कब क्या चीज़ खाते थे, क्या है फ्यूचर में क्या होने वाले है, इसकी भी कल्पना यानी इमेजिनेशन आप कर सकते हैं। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल यानी वल्क जिसका यूज करते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियों एवं अथवा जंतुओं की चर्म यानी समूह से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बचना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों और घास को बुन करके चटाइयाँ और डलियाँ टोकरी बनाना सीखा। लतालों जंतुओं की ऊन अथवा बालों के आपस में ऐठन दे करके लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुन करके वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे और गंगा नदी के निकट क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसको प्राकृतिक तंतु का होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को निर्माण के लिए यानी बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स का कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों के आच्छादित कर यानी अच्छा अनुसार कर देते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए यानी ढकने के लिए क्या करते थे, कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नता पाई, परंतु क्या आश्चर्यजनक यह बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियाँ का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। आज भी हम लोग देखते हैं, कई लोग बोलते हैं सिले हुए और जो रेडीमेड हम लोग पहनते हैं उससे कहीं ज़्यादा कई लोग पहनते हैं जो कि साड़ियाँ, इसमें कहीं कोई सिलाई नहीं होती, हाँ हैंडमेड होता है। धोतियाँ होती है, लुंगियाँ होती है, पगड़ियाँ होती है, ये सारे जो में सिले हुए होते हैं, देख सकते हैं सिले हुए होते हैं, मशीन का यूज नहीं होता है। या कई बार मशीन भी यूज होता है तो बहुत एक तरह से फॉर्मेट में, अलग फॉर्मेट में होता है। जिस प्रकार से समस्त देश में से खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार से वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाए। ये सेम चीज़ें आपको खाने पीने रहने ये सारी चीज़ों में चेंजेस देखने को मिला। पहले घर के में भी देखते होंगे मिट्टी का घर होता था, फूस का होता था, और अभी बड़े बड़े बिल्डिंग्स ये देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है। कपास गोलक जो होता है, फिर ऑटम बना, फिर रेशे मुआए, कताई हुई और धागे बन करके इस तरह से। और जब आप मेंस लिखेंगे तो इस तरह से आप जो है आप पैराग्राफ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि पहले कपास का गोलक बना, फिर उसको ऑटम बना करके रेशम बनाए, फिर कताई हुए, फिर आपके धागे बने, धागे या तागे जो भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसके बुनाई के रूप में या फिर बंधाई के रूप में वस्त्र हम तैयार किए। इस तरह से शॉर्ट में आप लिख देंगे, बाकी आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट आज हम जाने जो प्रमुख शब्द रुई के बारे में जाने, वस्त्र के बारे में जाने, तंतु के बारे में, कताई के बारे में, बुनाई और धागा के बारे में जाने। अपना बस कमेंट्स जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। वस्त्र सामग्री और वस्त्रों में विविधता होती है, ऐसे जैसे कि सूती हो गया, रेशमी हो गया और ऊनी हो गया। वस्त्र धागों से बनते हैं और जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु और वो या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लेषित यानी या तो नेचुरल होंगे या फिर आर्टिफिशियल होंगे। रेशम, ऊनी और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं जो कि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ ऐसे संशोधित तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट ऐसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से धागे बनाने की प्रक्रिया को तय करते हैं। धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिसे वस्त्र बनाया जाता है। आई होप कि समझ गए होंगे और इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल के डेट में हम इसको एक एक क्वेश्चन आंसर के साथ हम बताएंगे।